कक्षा द्वादश जीव विज्ञान बायोलॉजी लेसन 2 गुरु बीजाणु जनन। लाइव क्लास में आपको स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बताया गया था, पढ़ाया गया था। जो लाइव क्लास लिए थे वो लोग पढ़े होंगे। गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, इसकी परिभाषा आता है बोर्ड में लिखने के लिए। व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डिस्क्राइब इट। तो गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है। तो यह प्रक्रिया मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो बीजांड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। बीजांड को ही मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, यानी बीजांड के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। और गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर बाय meiosis with the help of megaspore mother cell is called megasporogenesis। गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक अधः स्तरीय कोशिका हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिका से भिन्न हो जाती है। एट द टाइम ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस द हाइपोडर्मल सेल ऑफ द nucleus increase in the shape and becomes deeper to the other cells, that is called archisporial cell, जिसे प्राथमिक प्रपंच कोशिका कहते हैं। यह कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। तो आर्चिस्पोरियल सेल इज डिवाइडेड फर्दर एंड मेक द टू सेल्स, जिन्हें कहते हैं प्राथमिक पेराइटल कोशिका एंड द सेकेंड इज द प्राथमिक बीजाणु कोशिका। प्राथमिक पेराइटल कोशिका पुनः डिवाइड होकर 3 परतें बनाती है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल इज डिवाइडेड एंड फॉर्म द 3 लेयर्स, दैट इज कॉल्ड एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, मध्य स्तर, टेप्टम। तो 3 परतें बनाती हैं उसमें। इसके पश्चात प्राथमिक बीजाणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल विदाउट सेल डिवीजन या बिना विभाजन के, इसका विभाजन नहीं होता यहाँ पर, ये अंतर है। आप देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस में क्या है कि यहाँ पर स्पोरोजेनेसिस डिवाइड नहीं होता है, यानी इसमें मियोसिस नहीं होता है। डायरेक्टली फंक्शन लाइक द गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के समान कार्य करने लगती है। तो प्राथमिक बीजाणु कोशिका बिना विभाजन के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के समान कार्य करने लगती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित हैप्लॉइड दीर्घ बीजाणु का निर्माण करती है, जिसमें 3 नष्ट हो जाते हैं तथा एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। तो इसको आप समझे होंगे कि स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल डायरेक्टली फंक्शन लाइक द मेगास्पोर मदर सेल। और इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे 4 सेल बनती है हैप्लॉइड।
4 सेल जो बनती है बेटा, उसमें से 3 जो होती है नष्ट हो जाती हैं और एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। तो एक गुरु बीजाणु के बाद हेडिंग आती है आगे कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है। कभी कभी पेपर में पूछता है कि मादा युग्मकोद्भिद का वर्णन कीजिए, तो आप यहाँ से गुरु बीजाणु की विकास का वर्णन करेंगे। गुरु बीजाणु के विकास को ही मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु का आकार बढ़ता जाता है तथा केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है जो विपरीत ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। यानी जब यह इसका केंद्रक जब आकार में बढ़ जाता है तो इसका केंद्रक डिवाइड होता है। इसका केंद्रक डिवाइड होता है तो 2 बनाता है केंद्रक, फिर ये दूसरा विभाजन होता है तो 2 से 4 बनते हैं और फिर तीसरा विभाजन होता है तो 4 से 8 बनते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है 8 केंद्रक का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि इसमें 8 केंद्रक वाली कोशिका का निर्माण होता है। यह ऐसी सेल पाई जाती है जिसमें 8 केंद्रक बनते हैं। इस 8 केंद्रक में जो होते हैं 3 केंद्रक विपरीत ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। 3 केंद्रक ऊपर और 3 केंद्रक नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो 3 केंद्रक जो है कैलजा, बीजांड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था लाइव क्लास में, तो कैलजा की तरफ 3 केंद्रक जाते हैं और 3 जो होते हैं माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ जाते हैं और 2 केंद्रक जो होते हैं मध्य में रह जाते हैं, जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं। तो ऊपर वाली कोशिका को हम कहते हैं, ऊपर वाली कोशिका को 2 मध्य में रह जाते हैं। ऊपर के 3 केंद्रक को ध्रुवीय केंद्रक एंटीपोडल सेल कहते हैं जो कैलजा की तरफ होता है। यह बीजांड में निभाग की तरफ होता है। भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित केंद्रक को द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। जो मध्य में 2 होता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो संख्या में 2 होते हैं। बीजांड द्वार की ओर उपस्थित 3 केंद्रक को हम चारों ओर भित्ति द्वारा घिरे होते हैं। बीजांड द्वार की ओर उपस्थित 3 केंद्रक होते हैं जो चारों ओर से भित्ति द्वारा घिरे होते हैं। तो जब चारों ओर से भित्ति द्वारा घिरे होते हैं तो ये कोशिका का कार्य करते हैं। इनको सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, जब केंद्रक चारों ओर से घिर जाता है एक मेम्ब्रेन द्वारा। तो बड़ी कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं तथा छोटी कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका कहते हैं या सिनर्जिड सेल कहते हैं। इस प्रकार आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व अवस्था में 8 केंद्र की होता है तथा 7 कोश की होता है। तो एक भ्रूणकोश एम्ब्रियोसाइक की रचना चित्र आपको दिखाया गया है नीचे। यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है एक एम्ब्रियोसाइक का, या एक यहाँ पर एक जो सेल दिख रहे हैं न्यूक्लियस का, बीजांड काय का। तो यहाँ पर एक जो कोशिकाएं सब दिख रही हैं आपको, इसमें एक कोशिका अलग दिख रही है जो आकार में बड़ी है, इसे कहते हैं प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल। अब यहाँ पर ये डिवाइड होती है डायरेक्टली और डिवाइड होकर के यहाँ पर जो होती है पेराइटल, प्राइमरी पेराइटल सेल बनाती है, दूसरा जो है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाती है। तो यहाँ पर ऊपर का पेराइटल सेल है, नीचे का स्पोरोजेनस सेल है। यहाँ पर देखेंगे कि पेराइटल सेल डिवाइड होकर के फिर बनाती है सेल आगे, और स्पोरोजेनस सेल जो होती है डिवाइड नहीं होती है, ये डायरेक्टली मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाती है। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाती है। इसके बाद मेगा स्पोर मदर सेल जो है आगे चल करके ये डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है जिसे कहते हैं टेट्रॉड मेगा स्पोर। तो यहाँ पर जो है मियोसिस होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 सेल बनती हैं जो ये हैप्लॉइड होती हैं।
ये हैप्लाइड सेल हो जाती है बेटा। सेल हैप्लाइड होती हैं, चारों सेल जो होती हैं हैप्लाइड होती हैं। ये टेट्राड इसको बोलते हैं, 4 एक साथ होती हैं तो ये मेगा स्पोर कहलाती हैं। जो हैप्लाइड सेल होती है तो वो मेगा स्पोर कहलाती है। ये फीमेल गैमिट की तरह काम करता है। ये फीमेल गैमिट होता है, मादाई गुमकोद्भिद होता है। अब यह तीन जो होती है, तीन सेल डीजनरेट हो जाती हैं। भाई फिगर दिख रहा है कि 3 सेल जो होती हैं डीजनरेट हो जाती हैं। एक सेल जो होती है क्रियात्मक होती है, जो विकसित होकर के ये एक एम्ब्रियो सैक बनाती है। एम्ब्रियो सैक कहते हैं ये। तो एक फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप एंड फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक का केंद्रक डिवाइड होता है और 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। फिर ये पहला विभाजन होता है, दूसरे विभाजन में 4 सेल का निर्माण होता है, तीसरे विभाजन में जो है 8 केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें से ऊपर से एक बीच में आता है और नीचे से एक बीच में आता है। इस प्रकार 2 केंद्रक मध्य में हो जाते हैं, 3 जो होते हैं ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं। ऊपर की इस कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल कहते हैं और मध्य को सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं और जो नीचे बड़ी कोशिका होती है इसे कहते हैं एग सेल होती है और जो 2 नीचे होती है इसे कहते हैं सिनर्जिड सेल। इस प्रकार से यह क्रिया संपन्न होती है। इसका नोट आप तैयार कर लेंगे।